अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करना सीखा है। आज इस चैप्टर की मश्क की दूसरी मंजिल सवालात का इयादा इसकी जानिब बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में 3 सवालात यानी कि 14.1, 14.2 और 14.3 को हल करना सीखेंगे। चलें इन तमाम सवालात के हल को सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूं कि आज से हमारा सफ़र जारी होगा अपने इस चैप्टर की मश्क की दूसरी मंजिल की जानिब कि जिसका नाम है सवालात का इयादा। इयादा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोहराना। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें दोहराएंगे जो कि हमने अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की इस्तिलाह की तारीफ़ करें और वजाहत कीजिए। अब इसकी तारीफ़ भी करनी है और इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, ये सब कुछ हमने बताना है इस सवाल के अंदर। तो हम बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा, मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि आप वहाँ पे कहेंगे कि इसका मतलब लिया जा रहा है चार्जेस। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज और इस करंट का मतलब है बहाव। अब अगर मैं कह दूं कि चार्जेस के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं तो बात थोड़ी सी अधूरी लगेगी। क्या हर जगह से जो चार्जेस बह रहे हैं उसको करंट कहा जाएगा, या किसी खास एरिया में से जब करंट गुजरेगा उसको मैं इलेक्ट्रिक करंट कहूँगा, या पूरे दिन में जो चार्जेस गुजर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट कहूँगा, या कोई ख़ास वक्त है कि जिसमें जब चार्जेस गुजरेंगे तो उनके गुजरने की शरह को मैं इलेक्ट्रिक करंट कहूँगा। उसके लिए फ़र्ज़ करें कि मेरे पास मौजूद है एक अदद कंडक्टर कुछ इस तरह से, और कंडक्टर आपको मालूम है किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है और मटेरियल किसी ना किसी एटम से बना होगा। अब एटम में मौजूद है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा। फ़र्ज़ करें कि ये जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये कुछ न्यूक्लियाई हैं जो एटम के हैं। अब एटम के न्यूक्लियाई के गिर्द कुछ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन कंडक्टर के अंदर इन न्यूक्लियाई के साथ एक इजाफी चीज़ भी मिलती है। उस इजाफी चीज़ को हम नाम देते हैं आज़ाद इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे भी आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे भी पाए जाएंगे, यानी कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन एक पूल की शक्ल में इस कंडक्टर के अंदर मौजूद होंगे। अब जैसे ही मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ूंगा, तो फ़र्ज़ करें कि इस कंडक्टर को मैंने एक अदद बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये बैटरी का रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और मैंने इस तरह से इसको जोड़ दिया है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब ये इलेक्ट्रॉन्स हरकत करना शुरू कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अब चार्जेस का बहाव आ गया है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सारा इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो एक यूनिट टाइम के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहने वाले चार्जेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो चलें क्यों ना अब इसकी तारीफ लिख ली जाए। हम कहेंगे कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चार्जेस के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट
कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ में एक लफ्ज़ आया है बहाव की शरह। शरह का मतलब होता है कि एक यूनिट वक्त के अंदर कितने चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट आपने समझ लिया है तारीफ के लिहाज से, तो चलें क्यों ना इसका फार्मूला भी लिख दिया जाए। हेडिंग देंगे सबसे पहले फार्मूला की, और फार्मूला हम कहेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया में से चार्जेस के बहाव की शरह है। और शरह का लफ्ज़ जहाँ पे भी आता था ज़रा याद करें, जमात नहम के अंदर आप चैप्टर नंबर 2 में डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, उसमें शरह के लिए आप वक्त का इस्तेमाल करते थे। तो अब चूँकि चार्जेस की बहाव की शरह है तो मैं लिखूँगा Q बटा T। ये किसके बराबर है? ये बराबर है करंट के। I को करंट लिखा जाता है हरूफ तहजी के अंदर। तो ये बन गया जी इसका फार्मूला। फार्मूला बना लिया है तो क्यों ना इसके यूनिट भी देख लिए जाएं कि इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होते हैं। अब देखें, फार्मूले से यूनिट निकालना बहुत ही आसान काम है। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चार्ज के यूनिट को कूलम कहते हैं और वक्त के यूनिट को सेकंड कहते हैं। ये बन जाएगा कूलम फी सेकंड। और कूलम फी सेकंड आप जानते हैं किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एम्पेयर के, जिसको मैं कैपिटल ए यानी कि बड़े हरूफ तहजी में लिखे जाने वाले ए के तौर पे लिखता हूं। तो करंट के यूनिट मैं लिख सकता हूं कि आते हैं जी एम्पेयर, और इसको बड़े ए के साथ लिखा जाता है। अब यूनिट भी डिस्क्राइब कर लिए, तारीफ भी कर ली, फार्मूला भी कर लिया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं 1 एम्पेयर कितने चार्जेस के बहाव के बराबर होगा, या 1 एम्पेयर की तारीफ करें, तो क्यों ना हम 1 एम्पेयर की तारीफ भी कर लें। हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पेयर और उसके बाद तारीफ करने के लिए बढ़ेंगे, लेकिन तारीफ करने से पहले दोबारा से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले की ज़ुबान सबसे बेहतरीन ज़ुबान है। हम जानते हैं कि करंट किसके बराबर है? चार्ज बटा वक्त। अब चार्ज है कूलम बटा सेकंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एम्पेयर आया ये बराबर है कूलम फी सेकंड के। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं 1 एम्पेयर करंट की तारीफ करूं, तो उसके लिए जो चार्जेस होंगे वो भी 1 कूलम होंगे, और वो 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह बहेंगे। तो अगर इसकी तारीफ इस तरह से की जाए कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरे, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पेयर होगा। तो चलें इसकी तारीफ लिख लेते हैं कि अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजरता है, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पेयर होगा। तो इस तरह से आपने एम्पेयर की तारीफ भी कर दी है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जितनी भी गुफ्तगू थी हम मुकम्मल कर चुके हैं। आप इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले तारीफ लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले से यूनिट निकालेंगे और यूनिट से उस यूनिट की तारीफ भी कर देंगे। अब हमने इसके छोटे यूनिट्स भी पढ़े हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, तो चलें क्यों ना उन्हें भी देख लिया जाए। एम्पेयर के लिए छोटे यूनिट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे 1 मिली एम्पेयर कहते हैं। ये 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10 की ताकत -3 एम्पेयर्स के। और इसी तरह से 1 माइक्रो एम्पेयर भी होता है करंट का यूनिट, और ये बराबर होता है 10 की ताकत
6 एम्पियर के। तो उम्मीद करता हूं कि इस पहले सवाल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला सवाल कि जिसके अंदर पूछा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के दरमियान क्या फ़र्क है। अगर ये देखा जाए तो ये पिछले ही सवाल की अगली कड़ी है कि जिसमें हमें करंट की अक़साम के बारे में पूछा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि करंट की 2 अक़साम होती हैं। एक को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरे को नाम दिया था कन्वेंशनल करंट। अब देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम एक जगह पे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट और यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में की जाएंगी। और दूसरी जगह पे हम लिख लेंगे कन्वेंशनल करंट और यहाँ पे जितनी भी बातें की जाएंगी ये सारी की सारी की जाएंगी कन्वेंशनल करंट के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट निकला है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहने वाले चार्जेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो चलें क्यों ना इसकी तारीफ कर ली जाए। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें नेगेटिव चार्जेस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से पैदा होने वाले करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किस तरह से पैदा होगा, तो चलें क्यों ना उसके लिए भी हम एक कंडक्टर की मिसाल ले लें। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक अदद कंडक्टर आ गया जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपके सामने बना दिया मैंने, और इसमें मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स। एटम्स में पॉजिटिव चार्जेस भी हैं जिनको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, और इसके दरमियान कहीं पे मौजूद होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको मैं ई के तौर पे लिखता हूँ। अब जैसे ही मैं इस कंडक्टर को जोड़ूंगा एक अदद बैटरी के साथ कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास आ गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल। हिफाजत के लिए इसको मैंने एक अदद स्विच के साथ जोड़ दिया और इस तरह से सर्किट मुकम्मल कर दिया। जैसे ही मैं इस स्विच को बंद कर दूंगा तो स्विच के बंद कर देने से इस बैटरी में मौजूद जो पोटेंशियल होगा ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी जानिब खींचेगा और इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब खींचे चले जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन हो गई, इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसे चार्जेस की बहाव की वजह से कि जो नेगेटिव चार्जेस का बहाव हो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का। और इलेक्ट्रॉनिक करंट को आपने देख लिया कि वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब बहते हैं। तो चलें हम इसकी डायरेक्शन यानी कि इसकी सिम्ट के बारे में भी लिख देते हैं कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब ये बहते हैं। तो इसकी सिमत भी हम लोगों ने बयान कर दी। अब बढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मैंने मतलब बताया था रिवायती, ऐसा करंट कि जिसकी रिवायत पड़ चुकी थी। अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जे थॉमसन ने 1897 में इसकी दरियाफ्त की। उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इल्म नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, लेकिन उससे पहले भी तो करंट का कॉन्सेप्ट मौजूद था। अब पहले साइंसदान ये जानते थे कि
चार्जेस मौजूद हैं और तब तक सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई थी। तो उन्होंने ये समझा कि चूंकि प्रोटॉन एक चार्ज है और वो दरियाफ्त भी हो चुका है, तो चार्जेस के बहाव को हम देते हैं नाम इलेक्ट्रिक करंट का। तो उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से पैदा होने वाले चार्ज को नाम दे दिया करंट का। तो अब जब बाद में ये इलेक्ट्रिक करंट हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट भी मौजूद है, तो रवायत यही पड़ी रही कि चूंकि ज़्यादातर चीज़ें अपने ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ आती हैं, तो इस वजह से इसको रिवायत बना दिया गया। और अक्सर आपकी किताब के अंदर जो करंट पढ़ाया जाएगा वो कन्वेंशनल करंट ही होता है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट कुदरत से मिलता जुलता है कि चीज़ें ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आती हैं। तो चलें क्यों ना कन्वेंशनल करंट की तारीफ भी लिख दी जाए। हम कहेंगे कि वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से पैदा हो रहा था करंट, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पैदा होने वाले करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब इसको किस तरह से समझना है, इसको भी समझने के लिए एक अदद कंडक्टर का सहारा लेंगे। ये हमारे पास कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। कुछ इस तरह से कंडक्टर में मौजूद हैं पॉजिटिव चार्जेस यानी कि न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ये रहे हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियाई। अब इनको पॉजिटिव इस वजह से कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहते हैं कि मजमूई तौर पे इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके दरमियान मौजूद हैं किसी किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ कशिश नहीं रखते, बल्कि आज़ाद इस कंडक्टर में घूम रहे होते हैं। अब जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ जोड़ दूंगा तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और हिफाजत के लिए मैंने जोड़ दिया इसको एक अदद स्विच के साथ, और इस तरह से हमने अपना सर्किट बना लिया। जैसे ही मैं इस स्विच का रास्ता बंद कर दूंगा, यानी कि इस सर्किट को बंद कर दूंगा, अब यहाँ से मौजूद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को अपनी जानिब खींचना शुरू कर देगा। अब चूंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका बहाव आ गया है, तो चार्जेस के बहाव को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस वजह से हम कहेंगे कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से करंट पैदा हो रहा है, तो इस वजह से इसकी सिमत हम लिख देंगे क्या है जी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जानिब इसकी सिमत होगी। और इसके अगर आप कहते हैं कि सर हम क्यों ना फार्मूला भी लिख लें और इसके यूनिट भी लिख लें, तो है तो चूंकि दोनों करंट चार्जेस के बहाव की शरह है, वहाँ पे नेगेटिव हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो उसने फ़र्क पूछा है, ये नहीं पूछा कि एक जैसी चीज़ें क्या हैं, उसने सिर्फ फ़र्क पूछा है। तो फ़र्क में आप एक तारीफ़ लिख देंगे, ये बता देंगे कि वहाँ पे करंट किस सिमत में बहता है, यहाँ पे करंट सिमत बता देंगे और दोनों डायग्राम्स बना देंगे। तो इससे आप पूरे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया है। तो चलें क्यों ना बढ़ें अपने अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का तीसरा सवाल। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मुराद है, क्या वाकई ये एक फोर्स है। देखें, अक्सर बच्चे इस सवाल के अंदर गलती ये करते हैं कि वो नाम के अंदर लिखा देखते हैं फोर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो समझ लेते हैं कि ये फोर्स की एक किस्म है। लेकिन मैंने लेक्चर के अंदर आपको क्या समझाया था, चलें उसका इयादा कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मौजूद हैं
पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी। पॉजिटिव चार्जेस को इस तरह से बना रहा हूँ। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है ये एटम्स हैं और एटम्स चूँकि न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, तो इस तरह से इस जगह पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही मैं इस कंडक्टर को जोड़ूंगा एक अदद बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ जोड़ देने से इस कंडक्टर के अंदर पैदा हो जाएगा एक अदद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है ये हम अभी कुछ देर में देख लेते हैं। जैसे ही मैं स्विच को बंद करूंगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस हिजरत करना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से कि ये इस कंडक्टर से होते हुए गुजरेंगे और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आ पहुंचेंगे। अब अगर इस चार्ज ने हरकत की है तो चार्ज के पास एनर्जी होगी तभी तो वो हरकत करेगा। इसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई? अब ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है कि कम पोटेंशियल पे आ गया है और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि ये ज़्यादा पोटेंशियल में है। अब अगर इसे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे दोबारा आना है तो इसका मतलब है इसे कम पोटेंशियल वाले इलाके से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आना है। तो क्या खुद आया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। इसके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी दरकार होगी और वो एनर्जी मुहैया करेगा ये सेल या ये बैटरी जिसके साथ इस कंडक्टर को जोड़ा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल वो एनर्जी कहाँ से मुहैया करेगा? इसके पास क्या एनर्जी के ज़खायर हैं? तो जवाब इसका ये है कि सेल के अंदर होते रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल के अंदर मौजूद होती है केमिकल एनर्जी और वो केमिकल एनर्जी दी जाती है इस चार्ज को, जो कि बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में इस कंडक्टर को मिलेगी और जो एनर्जी इस कंडक्टर को मिलेगी उसे नाम दिया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो चलें अब तारीफ लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। हम जान चुके हैं कि ये फोर्स नहीं है बल्कि दरअसल ये एनर्जी है। तो हम कहेंगे कि ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। हमने यहाँ पे यही देखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करता हुआ हरकत करता हुआ जा रहा है उसको वो एनर्जी देने वाली है ये बैटरी। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितनी एनर्जी दी जा रही है वो उस सेल की या उस बैटरी की ईएमएफ कहलाती है और इसका फार्मूला लिखा जाता है E बराबर है W। W का मतलब है कितनी एनर्जी दी बटा Q। अब अगर इसके यूनिट्स देखना चाहते हैं तो यूनिट्स के लिए वर्क के यूनिट, एनर्जी के यूनिट जाउल, चार्ज के यूनिट कूलम, तो ये बन जाएंगे जाउल फी कूलम और ये जाउल फी कूलम बराबर होते हैं वोल्ट के। तो वोल्ट को आप जानते हैं कि वोल्ट जाउल फी कूलम के बराबर लिखा जाता है। तो इससे हम ईएमएफ के बारे में तो सारी बातें जान चुके हैं। चलें इसका भी जवाब देते हैं, क्या वाकई ये एक फोर्स है? तो आप इसका जवाब देखेंगे जी नहीं, ये एक फोर्स नहीं बल्कि एक एनर्जी है। और कैसी एनर्जी है? ये एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो बाद अज़ां तब्दील हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अगर आपसे इसकी मिसाल पूछ ली जाए, आपसे पूछा जाए कि कहाँ ये असर हो रहा है, कहाँ पे ये अमल होगा, तो आप कहेंगे बैटरी के अंदर। बैटरी में
केमिकल एनर्जी जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो गई। कैसे कि इस बैटरी की मदद से आपने कंडक्टर में, आपने अगर सर्किट में बल्ब लगाया हुआ है तो वो बल्ब जलना शुरू कर देगा, और अगर आपने थर्मोकपल लगाया हुआ है इस बैटरी की जगह तो थर्मोकपल अपनी हीट एनर्जी को तब्दील कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अगर जनरेटर लगाया हुआ है तो जनरेटर अपनी मैकेनिकल एनर्जी तब्दील कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए, तब्दील होके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रही है, लेकिन तब्दील होने से पहले वो नॉन इलेक्ट्रिकल है, वो केमिकल है सेल की सूरत में, वो हीट एनर्जी है थर्मोकपल की सूरत में, और वो मैकेनिकल एनर्जी है जनरेटर की सूरत में। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको याद रहेगा हमेशा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं बल्कि दर हकीकत ये एक एनर्जी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया है। जी, तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अब आप सीख चुके हैं कि पहले 3 सवालात को किस तरह से हल करना है, उसके जवाबात किस तरह से लिखने हैं। इन तमाम जवाबात को अपने जहन में अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। मिलते हैं अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।